राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर रविकांत और राजनीतिक विश्लेषक साध्वी और परिचर्चा का यशवंती टीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंशसार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। परिचर्चा पूरी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज अभी तक फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज भी फॉलो कर लीजिएगा। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंशसार। तो दोस्तों, चुनावों से पहले बीजेपी के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है। 6 राज्यों की सभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों में जिस तरह बीजेपी को बुरी शिकस्त मिली है, उसने आने वाले चुनाव में जनता का मूड बता दिया है। पिछले दिनों कई सर्वे आए जिसमें अनुमान लगाया गया था कि इस बार एनडीए या कहें तो बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है, क्योंकि जनता अब बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि देश में पीएम मोदी का शासन अब खत्म हो और इंडिया गठबंधन को जीत मिले। हम इस कार्यक्रम में पहले भी ऐसे सर्वे पर चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, और आज 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसने भी बता दिया है कि सर्वे में जो अनुमान लगाए गए थे, बताए गए थे, वो हवा हवाई नहीं है, बल्कि वाकई जनता अब देश की बागडोर किसी और को सौंपना चाहती है। खास बात यह है कि ये चुनाव देश के उत्तर, पूर्व और दक्षिण के राज्यों में हुए हैं, यानी केवल एक जगह की बात नहीं है। सारे देश का यही आलम है कि अब इंडिया को लोग सत्ता में देखना चाहते हैं और बीजेपी को सत्ता से आउट करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल और उत्तराखंड, इन 6 राज्यों में सभी जगह जो अलग अलग समस्याएं हैं और मुद्दे हैं, और इन सभी जगहों पर बीजेपी अपने पैर जमाने में लगी हुई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में तो उसकी अपनी सरकार है। फिर भी त्रिपुरा की 2 सीटें जो विधानसभा की सीटें हैं, धनपुर और बॉक्सनगर, और इसके साथ उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर ही बीजेपी को जीत मिली है। आप समझ लीजिए कि मात्र त्रिपुरा और उत्तराखंड में बीजेपी को जीत मिली है। बाकी जगह इंडिया के आगे बीजेपी हांफते हुए बाहर दिखी। और इन उपचुनावों में सबसे खास बात जो थी वो घोसी विधानसभा का चुनाव था, जो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। घोसी सीट पर पहले दारा सिंह चौहान का कब्जा था, जो समाजवादी पार्टी की टिकट पर जीते थे, लेकिन सत्ता के मोह में बीजेपी के साथ चले गए दारा सिंह चौहान। बीजेपी ने उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को ही प्रत्याशी बनाया। लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के हाथों बुरी तरह हार चुके हैं। बुरी तरह से मतलब यह है दोस्तों कि इस बार इस चुनाव में हार से बीजेपी की तो भद्दपिटी ही है, दारा सिंह चौहान के राजनीतिक करियर पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। इस समय आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुल 34 राउंड में से 33 राउंड आपके सामने हैं, और 33 के 33 दिखाई दे रहे हैं, सामने हैं। थोड़ा बहुत छोटे स्क्रीन पे है, लेकिन ये लगभग सुधाकर सिंह जो हैं वो आप कह सकते हैं कि जीत चुके हैं, क्योंकि 33 राउंड की काउंटिंग और 33 के 33 राउंड की काउंटिंग यहां हो चुकी है। और घोसी में घोषणा हो चुकी है, वॉन देख रहे हैं आप लिखा हुआ, सुधाकर सिंह जीत चुके हैं। समाजवादी वाली घोसी में पसमंदा मुसलमान काफी संख्या में है दोस्तों, और उन्होंने भी बीजेपी को वोट नहीं देकर बता दिया है कि मोदी चाहे उन्हें लुभाने की कितनी भी कोशिश कर लें, अब मोदी की विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी ऐसी नहीं रह गई है कि वो बीजेपी को चुनाव जिता सकें। योगी सरकार ने और बीजेपी ने घोसी सीट के लिए जी जान लगा दी थी, खासकर अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए जगह जगह प्रबुद्ध सम्मेलन किए, मुस्लिमों के लिए बीजेपी की पॉलिसीज के बारे में बताया, मगर इन सारी कवायद का कोई फायदा बीजेपी को उत्तर प्रदेश के इस घोसी सीट पर नहीं मिला। समाजवादी पार्टी अपनी इस सीट को बरकरार रखने में कामयाब हो गई, और कामयाब ही नहीं हुई है
बल्कि इसे इंडिया की बड़ी जीत कहा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है। घोसी में समाजवादी पार्टी जीती तो उधर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत मिली है, केरल में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। यानी जनता का मैसेज क्लियर है कि अब बीजेपी विपक्ष में बैठे और इंडिया कमान संभालने के लिए आगे आए। इन उपचुनावों को लोकसभा के सेमीफाइनल की तरह भी कहा गया है, क्योंकि लोकसभा में इंडिया विपक्ष के सामने दावेदार बनकर खड़ा हो चुका है। इससे पहले विपक्ष के दल बीजेपी को हराते भी थे तो अकेले अकेले हराते थे, लेकिन इस बार जीत का स्वाद सब मिलकर चख रहे हैं। यह मेलजोल ही इंडिया की ताकत है और बीजेपी को अब इस ताकत का एहसास हो गया है। यह दिलचस्प है दोस्तों कि जिस वक्त उपचुनाव के नतीजे बीजेपी को देश में पिछड़ता हुआ दिखा रहे थे, उसी समय आज दिन भर, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बीजेपी के पैर उखड़ते हुए हम दिखा रहे थे उपचुनाव के नतीजों के जरिए। उसी समय मोदी जी दिल्ली में वैश्विक नेताओं की मेजबानी कर खुद को विश्व नेता बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। अगले 2 दिन देश के टीवी चैनलों में फिर से मोदी मोदी किया जाएगा, किया नहीं जाएगा, किया जा रहा है कह सकते हैं। किस देश के नेता ने मोदी को गले लगाया है और कैसे सोने चांदी के चढ़े हुए पानी पर, या कहें तो सोने चांदी के प्लेटेड, गोल्ड प्लेटेड और सिल्वर प्लेटेड बर्तनों में मेहमानों को खाना खिलाया गया, कैसे विदेशी मेहमान इंडिया आकर कैसे गदगद हो गए, इसी सब का राग अब इस अगले 2-3 दिनों तक आप सुनने वाले हैं तमाम चैनलों के जरिए। हालांकि इस दौरान मोदी भीतर ही भीतर शायद फिक्रमंद हो रहे होंगे कि घरेलू मोर्चे पर वो कैसे पस्त हो रहे हैं। वैसे भी अब टीवी चैनलों की क्रेडिबिलिटी भी संदिग्ध हो गई है। ये इसलिए कह रहा हूं यहां कि पहली बार कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो साफ कह दिया है कि अगर चैनल आरएसएस के लोगों को राजनीतिक विश्लेषक बनाकर बैठाएंगे तो हम भी वैसे ही अपने विश्लेषक भेजेंगे। यानी कांग्रेस ने बता दिया है कि अब वो मीडिया को अपनी छवि और खराब करने नहीं देगी। यानी क्योंकि मीडिया के लोग करते क्या थे कि 5 लोगों को बैठाते थे, एक बीजेपी का प्रवक्ता, एक बीजेपी का समर्थक, एक संघ का प्रचारक, एक एंकर तो खुद बीजेपी का समर्थक होता है। ये सब मिला करके 5 लोग और एक एनडीए का कोई घटक दल, उनका जो एनडीए है उसका कोई प्रवक्ता। तो 5-5 लोगों के बीच कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या ऐसे दूसरे दलों के, विपक्षी दलों के नेताओं को बैठाकर उनकी लिंचिंग की जाती थी। सीधे शब्दों में कह रहा हूं, क्योंकि आप टेलीविजन पे बैठा के किसी की इस ढंग से बदनामी करें, बेइज्जती करें, तो वो भी किसी न किसी रूप से लिंचिंग ही होती है। खैर, छवि खराब करने अब कांग्रेस कह रही नहीं देगी। इधर राहुल गांधी ने तो यूरोप में धूम मचा दी है। आज उन्होंने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी यूरोप में, और विदेशी मीडिया के सवालों का जवाब, यूरोप के यानी कि बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राहुल गांधी, और विदेशी मीडिया के सवालों का, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे राहुल गांधी। राहुल का कोई मुकाबला मोदी कर नहीं पा रहे हैं और इधर इंडिया के मुकाबले बीजेपी टिक नहीं पा रही है। उधर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इधर जो बाइडेन का जो प्रशासन है वो मोदी जी से कह रहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ साथ कर लेते हैं बायलैटरल मीटिंग के बाद में, और मोदी जी का प्रशासन कह रहा था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। इसके बाद जो कुछ हुआ है आगे, इस चर्चा में आगे हम बताएंगे, बात करेंगे उस पर। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या इंडिया के आगे पस्त हो गई है बीजेपी, क्या बीजेपी के वापस लौटने के दिन आ गए हैं, क्या अब उखड़ गए हैं बीजेपी के पैर, जो हम लिख रहे हैं। तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज बहुत बड़ा दिन इंडिया गठबंधन के लिए, 7 सीटों पे मुकाबला और उसमें से 4 सीटें इंडिया गठबंधन जीतकर उसके बल्ले बल्ले हो रहे हैं। क्या ये मुकाबला जो है आगे भी जारी रहेगा, क्या ये रिजल्ट भी आगे जारी रहेगा, इन तमाम बातों से पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं न्यूज पॉइंट में। आइए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ वरिष्ठ साथी, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त 6 नहीं बल्कि 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ संजय कुमार सिंह साहब हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथी जयशंकर गुप्त जी जुड़े हुए हैं और प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। बहुत बड़ा दिन शुरू से कह रहा हूं, और उखड़ गए हैं बीजेपी के पैर, ये भी हम लिख रहे हैं। सबसे पहले मीनू जी आपके पास ही आना चाहता हूं। सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी घटनाएं हो गई मीनू जी। पहली बात तो ये
कि राहुल गांधी उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसी वक्त इधर 7 में से 4 सीटें इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही थीं। अब तो सारे रिजल्ट आप सबके सामने है और उसके बाद G20 की धूम है। लेकिन पहले ये रिजल्ट है उसकी बात करें आपसे, आपके जरिए क्या कुछ किस ढंग से देखती हैं आप, खासकर घोसी का चुनाव? अनम्यूट कर लीजिए जी। घोसी का चुनाव स्पष्ट है, इंडिया गठबंधन की जीत है। और जैसा आपने कहा कि मोदी जी का मन नहीं लग रहा होगा इस टाइम G20 में, क्योंकि उनके लिए इंटरनेशनल से इस वक्त उनका फोकस सारा अपनी घरेलू पॉलिटिक्स पे है, जो कि जिसके बारे में विदेशी प्रेस ने भी इस चीज को नोटिफाई किया है कि वो G20 का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घरेलू पॉलिटिक्स के लिए। और उसमें गिनाया जा रहा है कि क्या क्या उन्होंने दिल्ली को अपने उससे छा रखा है कटआउट से। तो मोदी जी का जो आज के जो रिजल्ट्स हैं वो सब बेकार हो गया है। इंडिया क्या मजाक बनाना, भारत बनाएंगे हम देश का नाम, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस दौरान उन्होंने क्या क्या जो शगुफे नहीं छोड़े वो सब फेल कर दिए जनता ने। और घोसी वास्तव में देखिए यूपी की सीट है और यूपी इनकी नाक का सवाल है। तो उस वहां पे जो दिखाया गया है, जो रिजल्ट आया, और कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। विधानसभा इलेक्शन में इतना बड़ा मार्जिन से जीत होना, अभी जैसा बता रहे थे कि भाई अभी इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ही आया है, बट ये सर्टेन है। तो वो एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है उनके लिए। लेकिन जाहिर है कि ठीक रहा, योगी जी के सिर पे फोड़ देंगे उसका, क्योंकि योगी जी वहां इंचार्ज है कि भाई यूपी के वो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री तो G20 में बिजी थे। तो नीचे वालों को देखना चाहिए था कि भाई ठीक हो रहा है या नहीं मैनेजमेंट, प्रधानमंत्री को क्या पता है, वो तो दुनिया को संभालने में लगे हुए हैं। तो ये चीज इसमें डेफिनेटली यही आने वाला है। लेकिन उत्तराखंड में मैं आपको इससे अलग बता दूं, उत्तराखंड में जो इनकी जीत आना चाहता था मीनू जी, जरा ये बताइए जरूर कि मात्र 2405 मतों से उत्तराखंड में बीजेपी की जीत हुई है, कांग्रेस की हार हुई है मात्र 2405 मतों से। क्या कारण रहा और क्या कांग्रेस ने इस पर क्वेश्चन भी किया था, क्या रिकाउंटिंग की बात भी उठी थी, क्या जरा बताइए। देखिए रिकाउंटिंग तो क्योंकि मार्जिन काफी बड़ा है तो रिकाउंटिंग इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरा मानना ऐसा है। लेकिन ये हार जीत का जो गैप है 2022 में, जो वर्तमान में जो लड़ी है महिला पार्वती दास, इनके पति चंदन दास जो मंत्री भी थे उत्तराखंड मंत्रिमंडल में, उनकी मृत्यु हो गई थी अभी अप्रैल में। तो उसके वजह से हुआ है ये चुनाव। तो यहाँ बीजेपी ने अपनी वंशवाद की परंपरा को कायम रखते हुए उनकी पत्नी को टिकट दिया सहानुभूति वोट बटोरने के लिए, लेकिन उस तरीके से वोट मिले नहीं। वो पिछली बार जो उनके पति जो 2022 का चुनाव जीते थे, उनको उस वक्त वो 12,141 वोट से जीते थे। अब आप देखिए एकदम शूट डाउन कर गया, 10,000 वोट कम मिले हैं उनको, 1,20,000 के करीब टोटल वोट है वहां पे। तो वहां जीत का जो मार्जिन है वो बहुत कम रह गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसमें अन्य पार्टियों की जो छोटी छोटी पार्टियां, यूकेडी है, आपका एसपी ने भी वहां पे खड़ा किया था अमेजिंगली, उसने 637 वोट काटे। एक यूकेडी ने, उत्तराखंड क्रांति दल वाले ने 857 वोट काट दिए, एक यूके परिवर्तन पार्टी वाले ने 268 वोट काट दिए। तो ये इस तरीके से वोट कटे, इससे ये सीधा सीधा परिलक्षित होता है कि अगर इंडिया गठबंधन के पैटर्न में चुनाव लड़ा जाए, जहां भी बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो जो ये उत्तराखंड में हुआ है ये ऐसा ना होता। यूपी में जो हुआ है, अगर उसी पैटर्न को ये पूरी ईमानदारी से रिलीजियसली फॉलो करें तो डेफिनेटली रिजल्ट कुछ दूसरा ही आएगा। और ये इनको अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए इनफैक्ट ये इनको एक लैब जो लैब में जो टेस्ट हुआ है, उससे इंडिया गठबंधन को सामने एक रिजल्ट मिला है कि हमारी भविष्य में स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए। तो ये घोसी उपचुनाव ने डेफिनेटली इंडिया गठबंधन को एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज दिया है, और जो आगे भी काम आएगा इनको स्ट्रेटजी तय करने में। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दोस्तों, 7 उपचुनाव हुए, 7 असेंबली के उपचुनाव हुए। उपचुनाव जो हैं उसमें से सबसे पहले 3 जगह जहां बीजेपी जीती है, उसमें त्रिपुरा की 2 सीटें, और उसमें भी एक सीट पर बहुत मजेदार है, ये बॉक्सनगर सीट जो है, इसमें
भारतीय जनता पार्टी को 30,237 मतों से जीत मिलती है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीएम को मात्र 3,909 वोट मिलते हैं। और यहां पर सीपीएम ने यहां इस काउंटिंग का बहिष्कार किया। साफ साफ कहना था कि यहां धांधली हुई है, खुलेआम खुले तौर पर धांधली हुई है, क्योंकि कहां 34,000 वोट मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी को और कहां 4,000 वोट पाता है ये कैंडिडेट सीपीएम का। तो बड़ी धांधली का आरोप यहां लगाया गया है त्रिपुरा में बीजेपी की तरफ से, बीजेपी पर सीपीएम की तरफ से। तो त्रिपुरा की 2 सीटें और बागेश्वर जो उत्तराखंड है, जिसके बारे में मीनू जैन जी कह रही थी, यहां की 1 सीट, ये मात्र 2 राज्यों की 3 सीटें बीजेपी जीत पाई है, बल्कि बाकी जो हैं 4 राज्यों की 4 सीटें इंडिया गठबंधन के अलग अलग दल जो हैं वो जीत करके अपनी बाजी, यहां सबकी सीटें जो घोषित हो चुकी हैं, सबकी जीत घोषित हो चुकी है। डुमरी झारखंड, यहां पर झारखंड मोर्चा की जीत हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और घोसी में समाजवादी पार्टी की, और धूपगुड़ी में जो वेस्ट बंगाल में है यहां पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की, और उधर केरल के पुथुपल्ली में कांग्रेस पार्टी की। तो ये 4 जीत बहुत बड़ी जीत कहलाती है, छोटी मोटी जीत नहीं है। जरा जल्दी जल्दी आप सबसे एक एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। आना चाहता हूं पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कैसे देखा जाए इस 4 बनाम 3 में, और 3 ही नहीं बल्कि 2 कह सकते हैं। देखिए राजीव जी, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है अगर आप इसको 4 बनाम 3 या 4 बनाम 2 कहें। देखिए, जब आप सैंपलिंग करते हैं, एक भगोने के अंदर चावल है, पके नहीं पके, एक दाना निकालते हैं, और जो ये 4 दाने निकले हैं ये बड़े बड़े भगोने के दाने हैं, और जो ये 3 सीट आप निकाल रहे हैं, 3 दाने निकाल रहे हैं, छोटे छोटे भगोने हैं। त्रिपुरा में कितनी सीटें हैं, उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, झारखंड में कितनी हैं, वेस्ट बंगाल में कितनी है, केरला में कितनी है। इसका मतलब यह है एक तरफ 140 सीट का भगोना है और दूसरी तरफ 7 सीट का भगोना है। ये 4:3 मत कहिए। इसका मतलब यह है कि और वोटों में कितना शिफ्टिंग हुआ है ये देखिए आप। अगर दोनों पार्टियों के टोटल वोट्स को काउंट कर लें आप और उनका टोटल कर लें, बताइए कितने की लीड है। अरे उत्तराखंड में तो सीट ही, जैसे मीनू जी ने बताया, 1,00,000-1.25 लाख वोटों की सीट है, और जो हमारी ये घोसी की सीट है इसमें कितने वोट पड़ते हैं, वेस्ट बंगाल की सीट में कितने वोट पड़ते हैं, केरला की सीट में। तो अगर वोटों में देखेंगे तो पता चलेगा 6 लाख वोट तो मिले हैं इंडिया को और 2 लाख वोट मिले हैं एनडीए को। तो ये एक प्रकार की बिल्कुल क्लीन स्वीप है, और बीजेपी के पैर नहीं उखड़े हैं राजीव जी, ये नफरत के पैर उखड़े हैं। और मैं एक खुलेआम कहता हूं, हम देश के देशभक्त नागरिक के रूप में स्पष्ट है, जो जो नफरत का साथ देगा, जो जो नफरत के साथ रहेगा, जो मोहब्बत के साथ नहीं रहेगा, उसके पैर ऐसे उखाड़ेंगे कि 50 साल जम ना पाए। अगर बीजेपी आज भी मोहब्बत का पैगाम शुरू कर दे, आज भी कहे कि हम सेकुलर हैं, आज भी दलितों को, आदिवासियों को, मुसलमानों से क्षमा मांग ले, हमें बीजेपी से लड़ाई नहीं है, बीजेपी से बैर नहीं, लेकिन मोदी जी खैर नहीं, क्योंकि आप अडानी जी के साथ हैं, क्योंकि आप जी के जो मालिक हैं, जिनके 5,000 करोड़ आपने माफ किए हैं, हम मोदी जी आपके खिलाफ हैं। बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की भी बीजेपी थी, अडवाणी जी की भी बीजेपी थी, आज की जो बीजेपी है ये देश में नफरत बो रही है, इसलिए इस बीजेपी के हम खिलाफ हैं। और हम इंडिया के साथ इसलिए हैं कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। घोसी में एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप वहां बट गई है, एक बंगाल में बट गई है, एक झारखंड में बट गई है, केरला में बट गई है, उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, अगली बार 3 सीटें इंडिया को मिलेंगी, 2 सीटें एनडीए को मिलेंगी। मीनू जी से पूछ लीजिए मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं। आपने फिर भी 2 सीटें दे दी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। अभी तो आप अरे अभी तो 6 महीने नहीं, अभी 8 महीने इलेक्शन के बाकी है, मैं बाद में रिवाइज करूंगा एस्टिमेट। जी जी बिल्कुल। थोड़ा हमारे साथी सुनील शुक्ला जी 2 स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, जरा ठीक कीजिए। और आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, आप भी देख रहे हैं लखनऊ बैठ करके, और घोसी के इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ तमाम देखा जाए तो सामाजिक संस्कार जो पूरा का पूरा जो
चाहे समाज सोसाइटी की बात हो, सोशल ज्योग्राफी की बात हो या कुछ और बात हो, जितनी भी चीज़ें यहाँ हर ढंग से दिखाने बताने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, हर वोटर को साधने की कोशिश हुई। और दारा सिंह चौहान आखिर क्या सोच के गए थे बीजेपी में कि किसी भी हाल में हम जीत जाएंगे, या कुछ और था? क्योंकि ये देखिए रिजल्ट जो आया है वो लगभग 43,000 मतों के अंतर से जीतना छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है। और इसका क्या पैगाम जाता है दूर दूर तक, बताइए। देश में खास करके अमित शाह जब से प्रभारी बने थे, आपको याद होगा 2014 में, उन्होंने अति पिछड़ा पर अपना फोकस किया था और नॉन जाटो दलित पर फोकस किया था। तो सवर्ण मतदाताओं के अलावा ये दो समुदाय उनके कोर वोटर के रूप में उनके साथ शामिल हो गए थे। उन्होंने 2-3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का भरपूर साथ दिया। लेकिन जिस बात को मैं कहता रहा हूं कि ये जातियां हिंदुत्व की वजह से वहां नहीं गई थी, वो दरअसल प्रतिनिधित्व की राजनीति या भागीदारी की राजनीति की वजह से गई थी। और इन्हें समाजवादी पार्टी के उस सो कॉल्ड यादववाद के खिलाफ डराया गया था, इनको विभाजित किया गया था। ठीक वैसे ही जो नॉन जाटो गया था बीजेपी के साथ, उसे बीएसपी की जाटोवादी, सो कॉल्ड जाटोवादी पॉलिटिक्स के खिलाफ उसे भरमाया गया था, उसे डराया गया था। ये जो सोशल इंजीनियरिंग की थी अमित शाह ने, उसके जरिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 4 चुनावों में जीत हासिल की। लेकिन इस समुदाय को मिला क्या उसके बदले? केवल मुखौटों के अलावा उसे कुछ और हासिल नहीं हुआ। आरक्षण से लेकर के रोजगार, ये सारी चीजें उसकी चली गई। शिक्षा भी इतनी महंगी हो गई, उसका जो स्वास्थ्य का सवाल है वो भी पृष्ठभूमि में चला गया, और मिला वो झोला जिससे वो 5 किलो राशन में लग जाए। और रोज उसका अपमान जो हो रहा था, जो उसका सम्मान छलनी हुआ, वो फिर से विपक्ष की तरफ देखने लगा। लेकिन वो तब तक बीजेपी को नहीं छोड़ता है जब तक कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के मार्फत एक मजबूत स्थिति में आते हुए नहीं दिखती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी बहुत मजबूत हो गई। जो नैरेटिव राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद शुरू हुआ और एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी यहां दिखने लगी और लोग चर्चा करने लगे, उस वजह से वे समुदाय जो बीजेपी के साथ गए थे वो वापस लौटने लगे। और इसीलिए दारा सिंह चौहान की हार को मैं सिर्फ योगी आदित्यनाथ की हार नहीं, बल्कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हार के रूप में देख रहा हूं। उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग की थी वो अब फेल होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। और अगर मायावती इंडिया अलायंस के साथ आती हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, पिछले इलेक्शन में जहां बीजेपी को 62 सीटें मिली थी, उत्तर प्रदेश उन्हें 26 पर आकर के सीमित कर देगा। ये पहला साइन है, ये संकेत है कि अति पिछड़ा और दलित वापस लौट रहा है। मायावती ने तो कहा था कि नोटा का बटन दबाए, लेकिन नोटा में उतना वोट नहीं गया है, वोट गया है समाजवादी पार्टी नहीं, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को। और वो इसलिए गया है क्योंकि कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था। मैं ये बात दोहरा इसलिए रहा हूं कि जो सपा के साथ कंफर्ट नहीं था, वो कांग्रेस के समर्थन की वजह से कंफर्ट हुआ और यहां गया। तो ये जीत केवल अखिलेश यादव की नहीं है, भी कह रहा हूं, ये जीत वास्तव में इंडिया अलायंस की है। और अगर अखिलेश यादव ने इस बात को समझा और इंडिया अलायंस मजबूत हुआ उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी के पांवों तले जमीन खिसक जाएगी और यहां से भारतीय जनता पार्टी के उखड़ने को न तो योगी आदित्यनाथ बचा पाएंगे और न ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी बचा पाएंगे। क्योंकि अब जब इस चुनाव में आप देखिएगा कि दो डिप्टी सीएम से लेकर के अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद, इन सारे छत्रपों को लगाया गया था, फिर भी चुनाव हारे। और इसका संकेत खुद ओम प्रकाश राजभर को मिलने लगा था। कल उन्होंने शिवपाल सिंह यादव की बड़ी तारीफ की, दारा सिंह चौहान भी शायद इस बात को भांप चुके थे। तो चीजें बदल रही है, लोगों का मानस बदल रहा है, लोग बदलाव करना चाहते हैं। बस दिक्कत यह थी कि उस समय उनको एक मजबूत विपक्ष नहीं मिल रहा था, अब मिल गया है।
इसीलिए ये परिणाम आया है और ये आगे आने वाले परिणामों का भी संकेत है। जी राजू जी जी, आने वाले परिणामों का भी संकेत है। सुनील शुक्ला जी, जरा आपसे समझूं, आप तो वहीं बगल में हैं, जरा आप बताइए कि ये कितना बड़ा परिणाम है, कितना बड़ा रिजल्ट है, या कितनी बड़ी जीत इंडिया के लिए है। और जैसा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और मीनू जी और प्रोफेसर रविकांत जी बता रहे थे कि ये एक छोटी सी तस्वीर है, लेकिन इसमें जो झलक है वो 2024 की दिखाई देती है। आप भी ऐसा मानते हैं? धन्यवाद राजीव जी। यह तस्वीर छोटी नहीं है। खतौली की छोटी सी तस्वीर घोसी में बहुत बड़ी हो गई है। और अगर आंधी में कोई पेड़ अपने आप जड़ से न उखड़ पावे तो उसकी ताकत का अंदाजा लगना चाहिए। घोसी कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं रही है आज तक के संसदीय इतिहास में। 2019 के उपचुनाव को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कभी वहां से चुनाव नहीं जीता। भारतीय जनता पार्टी का खाटी नेता फागु चौहान जो वहां जीते हैं, फागु चौहान लोकदल के नेता रहे हैं। 1985 में लोकदल के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव जीत दर्ज की थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको तोड़ करके अपने साथ मिलाई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव जीता। वही प्रयोग वो कर रही थी दारा सिंह चौहान के साथ कि समाजवादी पार्टी से तोड़ करके ले आइए और इनको चुनाव जिता लीजिए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने इस गढ़ को बचाए रखने में सफल ही नहीं हुई, अपने किले के साथ अन्य लोगों को भी जोड़ लिया। 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी केवल 42% वोट के साथ जीती थी। इस बार का चुनाव 57% से अधिक मतों के साथ जीती है और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के बीच में 20% मतों का अंतर है। यह बताता है कि समाजवादी पार्टी ने अपने खेमे को बचाए रखा बल्कि जोड़ा। और जो इंडिया दल समूह जो बना हुआ है, इस इंडिया दल समूह की प्रासंगिकता और तरीके से साबित हुई। गोया कि आप ये देख लीजिए कि जितने भी लोग मतदाताओं ने इसको बताया कि एक उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हुआ दिखाई पड़ेगा, लोग उसके साथ जाएंगे। उस इलाके की पीस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से टूट कर निकली हुई जनाधिकार पार्टी, किसी को भी कोई वोट नहीं मिला। 4 अंक पाने में इनकी पूरी ताकत लग गई। नोटा जिसके लिए अपील किया था बहुजन समाज पार्टी ने कि आप वोट देने के लिए मत निकलिए और या तो जाइए तो नोटा को वोट दीजिए, 4 अंक पहुंचने में नोटा का भी दम उखड़ गया और 57% से अधिक मत पाकर के इंडिया दल समूह का उम्मीदवार चुनाव जीत गया। यह जो बड़ी तस्वीर बन रही है खतौली के बाद घोसी में आकर के, यह एक बड़ा संदेश है। संदेश इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर गवर्नेंस की बात नहीं करेगी तो लोग उसको अस्वीकार करेंगे। अगर जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं इंडिया दल समूह के लोग, वो प्रभावी होगी। और जो बहुजन समाज पार्टी का एक बना हुआ था ये कि बहुजन समाज पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के जाने में उनको सुविधा होगी, यह कंसेप्ट एकदम खारिज हो गया। तीसरी चीज ये बात खारिज हुई कि जातियों के नाम पर जो दल राजनीतिक दल चल रहे हैं उसको भी जनता स्वीकार नहीं कर रही है। चाहे ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए, चाहे ओम प्रकाश निषाद को, संजय निषाद को देख लीजिए, चाहे महान दल को देख लीजिए, सब के सब चिथड़े उड़ गए, कोई पूछने वाला नहीं है। जो अपना दल अनुप्रिया जी का खैर वहां बहुत असर नहीं है, लेकिन वे भी जाकर के प्रचार की, किसी को भी जनता ने नहीं सुना और वो मतदान एकदम एकत्रित होकर के लोगों ने इंडिया दल समूह के साथ वो लोग चले गए। एक बड़ी तस्वीर बन रही है। तस्वीर वही बन रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आप गंभीरता से चुनौती देंगे, जो गलती किया था आजमगढ़ के उपचुनाव में और रामपुर के चुनाव में अखिलेश यादव ने, अगर वह गंभीरता उन्होंने उस समय भी दिखाई होती तब परिणाम यही आते जो आज आपको दिखाई पड़ रहा है। तमाम सरकारी तंत्र के द्वारा यह कोशिश की गई कि जो समाजवादी पार्टी के या भाजपा के विरोधी मतदाता हैं वो न निकले। तरह तरह की बातें की गई, तरह तरह की बातें निकली। किसी ने कहा कि उनका मतदान पहचान पत्र छीन लिया गया, किसी को रोक लिया गया, कहीं वोट देने से मना किया गया। बावजूद इसके लोग इन नेताओं के साथ जो संघर्ष करते हुए दिखे, लोग निकले, मतदान किए और भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। यह इस बात का संकेत है कि अगर आप मिलकर लड़ेंगे तो सत्ताधारी दल को आप चुनौती दे सकते हैं। अगर आप विकल्प लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो जनता उस विकल्प को स्वीकार करने के लिए तैयार है। यह इस बात का संकेत है कि अगर आप मुद्दों के साथ जुड़े रहेंगे तो जनता भी आपके साथ जुड़ी रहेगी। जी जी बिल्कुल, मुद्दों के साथ। घोसी की बात हम जब कर रहे हैं
तो जयशंकर जी से बेहतर और कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि ये वहीं के रहने वाले हैं उस हिसाब से भी। जयशंकर जी, घोसी कितना इंपॉर्टेंस रखता है देश की राजनीति में आज की तारीख में, जरा आपका नजरिया इस पे। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया गठबंधन की जो जीत है, एक नहीं 4-4 राज्यों में जो जीत है, वो 2024 के दरवाजे तक कितनी जल्दी और किस ढंग से पहुंचता हुआ आपको दिखाई देता है? देखिए राजीव जी, तो हमने 3-4 दिन पहले ही जो हम लोग की बातचीत हो रही थी, उसी में हमने कहा था कि घोसी बे हारने जा रहे हैं, बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। और देखिए, घोसी का महत्व सिर्फ इसी बात से नहीं है। घोसी का महत्व इसलिए भी है कि पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत लगा दी थी, धन बल, सत्ता बल, सारे बल लगा दिए थे। मतलब कितने पैसे बटे हो गए घोसी के उपचुनाव में, ये कहना बड़ा मुश्किल है, इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। आप समझ लीजिए इसी बात से कि हर बूथ पर कोई न कोई भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक, एक सांसद, एक मंत्री या कोई बड़ा नेता, और विभिन्न जिलों से बुलाए हुए, कहीं कोई बिहार से, कहीं कोई गाजीपुर से, कोई बलिया से, कोई आजमगढ़ से, बगल के इलाकों से ला ला करके रिश्तेदारियों में, लोगों के घरों में जाकर बैठा दिया। सारे लोगों ने कन्वेंसिंग किया। मुख्यमंत्री खुद गए लगातार, उनके 2 उप मुख्यमंत्री गए, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य गए। वहां हमारे यहां थोड़े बहुत कुर्मी भी हैं घोसी में, तो इसलिए अनुप्रिया पटेल को बुलाया गया। स्वतंत्र देव सिंह जो मिनिस्टर हैं, जो भाजपा के अध्यक्ष भी थे पहले, वो वहां जाकर के डेरा डाले रहे। एके शर्मा जो वहीं के हैं और मोदी जी के आंख के तारे कहे जाते हैं, जो पीएमओ में थे पहले, उनकी ड्यूटी पूरी की पूरे चुनाव भर में वहीं लगी रही। ये सारे लोग लगे थे। और सबसे बड़ी बात, जो पलटी मारने का इतिहास रहा है ओम प्रकाश राजभर का, वो बोलेपन के साथ पूरी तरह जमे रहे, पैसा बांटते रहे, शराब बंटवाते रहे, सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद ये चुनाव लोग हार गए, और बहुत बुरी तरह से हार गए। 42,000-45,000 वोटों का जो डिफरेंस है, वो मामूली बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए देखिए एक बात और है, जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे, रविकांत भी कह रहे थे, देखिए कांग्रेस का कोई जनाधार कम से कम मऊ जिले में नहीं है, घोसी में तो कतई नहीं है। पिछले जो उपचुनाव हुआ था 2022 के पहले जो उपचुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस ने एक राजमंगल यादव जी को चुनाव लगा दिया था, तो वो कुछ यादवों का वोट उन्होंने काट लिया था, 8 या 10 हजार उनको वोट मिला था। उसी से सुधाकर सिंह 2000 वोट से हार गए थे वो चुनाव, जिसमें फागू चौहान जीते थे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि अपील हो गई, चूंकि ज्वाइंट हो गया, एक साथ मिल करके सारे लोग लड़ गए, कांग्रेस भी आ गई, ये अपना समाजवादी पार्टी थी ही थी। अखिलेश यादव ने कैंपेन किया, ये सबसे बड़ी बात थी। 2022 के पहले जो उपचुनाव हुआ था, उसमें अखिलेश यादव नहीं गए थे। उसमें हम लोगों ने महसूस किया था, उस समय भी कहा था कि भाई अगर अखिलेश आ गए होते तो सुधाकर सिंह हारते नहीं, और अखिलेश अगर चले गए होते तो आजमगढ़ का संसदीय उपचुनाव भी नहीं हारे होते, वो भी 4-5 हजार वोटों से हार गए। लेकिन उस समय वो ट्विटर और बंद कमरों, ऐसी कमरों की राजनीति जो हावी होती थी, तो उसके चलते ये हुआ। लेकिन इस बार वो आए, और सबसे बड़ी बात कि शिवपाल सिंह यादव लगातार पूरे कैंपेन में लगे रहे, जुटे रहे, कार्यकर्ताओं से, लोगों से मिलते रहे। इसका एक मैसेज चला गया। और दूसरा ये कि उन्होंने अंदर खाने जो समझा दिया लोगों को कि भाई देखो, रामपुर का चुनाव हम लोग इसलिए हारे, दोनों चुनाव वहां के उपचुनाव, क्योंकि वहां लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। प्रशासन ने, पुलिस ने लोगों को रोक रखा था, तो यहां पर ऐसी स्थिति नहीं होने पाई। यहां लोगों ने तैयारी कर ली थी कि हम मरेंगे चाहे कटेंगे, जो भी होगा, लेकिन बूथ तक तो जाएंगे। तो पुलिस थी, पीएससी थी, पूरा सुरक्षा बल था। लेकिन उसके बावजूद, हालांकि निकलते और ज्यादा निकलते तो ये चुनाव 80,000 90,000 से जीत की बात होती। लेकिन जितने लोग भी निकले, हमने उस दिन जब मतदान हो रहा था तो हमने लोगों से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि सर वहां दहशत है, आतंक है, लेकिन मतदान बूथ पे किसी को रोका नहीं जा रहा है। तो इस मामले में थोड़ा सा यही कह सकते हैं कि आदित्यनाथ जी उस ढंग से नहीं लगे रहे जिस ढंग से त्रिपुरा में माणी शाह लग गए, कि पूरे प्रशासन को लगा करके बूथ कैप्चरिंग, बूथ लीडिंग सब कुछ करा लिया। यहां कम से कम योगी ने शायद, हो सकता है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको गालियां देने वाले ओम प्रकाश राजभर मेन प्रचारक हो गए, उनको गालियां देने वाले दारा सिंह चौहान पलटी मार चुनाव लड़ गए, उनको गालियां देने, उनके खिलाफ रणनीति करने वाले एके शर्मा प्रधानमंत्री मोदी जी के
कैंडिडेट बन करके वहां रहे। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार में भी रही बात जरूर रही आदित्यनाथ के दिमाग में भी कि चलो एक ही तीर से कई निशाने सज जाएंगे। तो 3 लोगों तो कम से कम 3 लोगों का तो खेल कर दिया उन्होंने। अब जो भी हो इतना किया, क्योंकि उनके ऊपर भी तो जाएगा ही कि सरकार तो उन्हीं की है ना, सरकार तो उन्हीं की हालत। दूसरी बात आप एक देखिए कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हुआ है उपचुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी से तृणमूल कांग्रेस ने सीट छीनी है। यह अपने आप में एक और बड़ी बात है कि बीजेपी के खिलाफ एक जो जनमानस तैयार हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर जो तैयार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं असरदार हो रहा है। और अब लोगों को लगने लगा है कि भाई ये इंडिया अलायंस जो है ये विकल्प की राजनीति दे सकता है। ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी राजनीति के। और दूसरा, स्वामी जी से थोड़ी बात मैं असहमति दर्ज करूंगा कि मोदी जी से बैर और भाजपा से बैर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा ही है जो मोदी से करवा रही है, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है जो मोदी से करवा रही है। अडानी से मोदी की दोस्ती रही होगी, ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता या भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते तो कहते मोदी जी बहुत हो गया, अडानी प्रेम बंद करिए। लेकिन किसी ने कहा नहीं, सबको मलाई वहीं से मिल रही है, इसलिए उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो सांप्रदायिकता की बात करता है, जो फासीवाद की बात करता है, जो मनुवाद की बात कर रहा है, रहेगा, हमेशा रहेगा। उसमें मोदी जी या उसमें भाजपा के लोग, उसमें कोई फर्क नहीं हो सकता है, ये कोई बात ही नहीं है। तीसरा सवाल यह है कि जो इशूज हैं अब इमर्ज होकर आने लग गए हैं। जिन इशूज को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में उठाया, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे समाज में बड़े पैमाने पर नफरत का जहर घोलने की राजनीति हो, उसके खिलाफ लोग अब धीरे धीरे समझने लगे हैं। रविकांत से थोड़ा सा इस बारे में भी असहमति जताऊंगा मैं कि अति पिछड़ी जातियां पूरी तरह से अभी भाजपा से अलग नहीं हुई हैं, क्योंकि दारा सिंह चौहान को चौहानों का और बहुत मिला है घोसी में, और राजभरों का भी बड़ा मिला चंक मिला है। अभी जो मतिभ्रम है वो टूटा नहीं है, उसके लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अभी भी ये बात है लोगों के दिमाग में कि साहब हमारा हिस्सा जो है यादव मार ले गए, कुर्मी मार ले गए, या हमारा दलित समाज का हिस्सा जो है जाटव चमार मार ले गए, वो अभी भी मन में उनके है। और आरएसएस जो है उनका कनफुकवा तंत्र लगातार इस बात को प्रचारित करने में लगा हुआ है। तो उसके लिए थोड़ा सा और अभी काम करना पड़ेगा। उस काम के बाद ही अगर लोगों को बचिए, कांवड़ यात्रा में सबसे अधिक कांवड़ यात्री कौन होंगे? ओबीसी और दलित समाज के लोग होंगे। जितने ये जुलूस निकले, रामनवमी का जुलूस या शोभा यात्रा नूह में भी जो रहा, कौन है ये? कौन मोनू मनेसर है? वो यादव है। एक दूसरा जो था कौन बजरंगी है? वो लोहार है। तो इन लोगों को इन्होंने पकड़ करके सामने रखा है। तो लोगों को समझाना होगा भाई, किसी ब्राह्मण, किसी ठाकुर को, किसी भूमिहार को देखा है क्या कांवड़ यात्रा ले जाते हुए या शोभा यात्रा के जुलूस का नेतृत्व करते हुए? ये बातें लोगों के दिमाग में नहीं समझ पाएंगे। और समझाना होगा कि भाई ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा दलित और ओबीसी आदिवासी महिलाओं के हितों के विरुद्ध हैं। चाहे कितनी बातें करते रहें, वो उनके हितों के विरुद्ध हैं और विरुद्ध ही रहेंगे। तो उनकी राजनीति को पस्त करने के लिए सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति कारगर हो सकती है। और इस काम को इंडिया अलायंस और राहुल गांधी के नेतृत्व में किया जा सकता है। जी बिल्कुल, इंडिया अलायंस के कारण ही आज 4 राज्यों में जीत मिली है। इंडिया अलायंस की जीत है और ये बहुत बड़ी जीत है। घोसी की बात हम सुबह से लगातार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। बने रहिए, चर्चा भी जारी है, परिचर्चा पूरी सुनिए। 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं लोकसभा की, और कहा जाता है कि लोकसभा उसमें भी अगर जो ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतता है उसके लिए दिल्ली का रास्ता आसान हो जाता है। क्या उत्तर प्रदेश का ये जो घोसी सीट है ये दिल्ली के लिए कुछ दिखा रहा है? ये सीट, इस सीट पर जीत हासिल करने के बाद क्या इंडिया अलायंस को कुछ दिख रहा है, कुछ उम्मीद दिख रही है क्या? 8 महीने का वक्त है और जो बातें यहां जयशंकर गुप्ता जी कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां कह रहे थे। सबसे बड़ी बात यहां जयशंकर जी कह रहे थे कि अभी बहुत काम करना बाकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत काम करना बाकी है। अजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधे प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, जब इंडिया अलायंस की बात होती है तो राहुल गांधी की बात होती है, राहुल गांधी की पदयात्रा की बात होती है। और कल ही पदयात्रा की वर्षगांठ कांग्रेस पार्टी ने मनाई है। 1 साल पूरे हुए और राहुल गांधी, जैसे गांधी जी आजादी के समय कहीं और थे, वैसे राहुल गांधी अपनी पहली वर्षगांठ पे
कहीं और दूर, हिंदुस्तान से 7 समंदर दूर कहीं और ब्रसेल्स में लोगों से मिल रहे थे और वहाँ भी मणिपुर की चिंता कर रहे थे। वहाँ उस मीटिंग में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, उनसे जो मुलाकात उनकी हुई है, मीटिंग्स हुई हैं, उसमें मणिपुर की चिंता हो रही थी। तो देखिए, हर ढंग से, हर जगह अलग अलग ढंग से भले सही, लेकिन भारत की जो दशा है उस पर चर्चा हो रही है। राहुल गांधी बहुत आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जितने भी चुनाव हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद इंडिया अलायंस और ये चुनाव, यहां से आगे की राजनीति, प्रशांत जी। देखिए, ये चुनाव राजीव जी बहुत कुछ रेखांकित कर रहा है और कुछ 2, 4, 5 बड़े स्पष्ट इंडिकेटर हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है। मैं इसको मान के चल रहा हूं कि क्योंकि ये बंगाल, झारखंड, केरल, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, इतनी जगह का ये, और उत्तराखंड, इतनी जगह का सैंपल है ये, तो ये किसी बड़े सर्वे से कम नहीं है। और ये एक इंडिकेशन दे रहा है, इंडिकेशन ये दो दे रहा है राजीव जी कि नफरत की राजनीति, हिंदू मुसलमान, ये मीडिया 24 घंटे का, इसकी बात अब नहीं सुनी जा रही है या इसमें कमी आ रही है। लोग अब इससे आकर्षित नहीं हो रहे हैं, लोग तंग आ गए। लोग इस बात से भी तंग आ गए कि रोज नई हेडलाइन आ जाती है और लोग इस बात को पहचान रहे हैं कि ये मुद्दों से, रोजगार के मुद्दों से, महंगाई के मुद्दों से, देश के विकास के मुद्दों से भटकाने के लिए ये हेडलाइन आती है। इस बात को लोग अब समझ रहे हैं। मैं घोसी और वेस्ट बंगाल, 2 चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, और दोनों में कई 100 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन उसके बाद भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसा जयशंकर जी ने बताया कि वेस्ट बंगाल की सीट, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी की सीट तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी से छीनी है। यह एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। और दूसरा इंडिकेटर घोसी से आता है। देखिए, 42-43 हजार वोट की जीत, जबकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री, मंत्री, पूरा अमला, दिल्ली के लोग, सारे लोग वहां कैंप कर रहे हो, पूरा सरकारी अमला लगाया हो गया, मीडिया, सनातन धर्म, इंडिया, भारत, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 200 रुपए एलपीजी में कम, ये सब कुछ चल रहा है। इसके भी चुनाव हुआ है और उसमें अगर 43,000 की जीत आई है तो स्पष्ट तौर पे मानिए राजीव जी कि ये लोकल फैक्टर नहीं है। 2-4 हजार की जीत होती तो मैं कहता कि हाँ लोकल फैक्टर है। ये 43,000 की जीत का मतलब है कि समाज के कई सारे ग्रुप्स में एक मूवमेंट है बीजेपी से अलग, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे उत्तर भारत में का संकेत है। एक बात इसमें और जोड़ सकते हैं प्रशांत जी, उत्तराखंड की जो बागेश्वर सीट है उसमें मात्र 2400 मतों से बीजेपी की जीत है, 2405 वोटों से बीजेपी की जीत है मात्र। जो अभी मीनू जैन जी बता रही थी कि इससे पहले 12,000 से ज्यादा मतों से जीत थी, यानी 10,000 वोट कम होना, ये भी एक इंडिकेशन है। बड़ी बात है। वहां पे नेक एंड नेक फाइट होना का मतलब यही है कि वो भी एक उम्मीद है कांग्रेस के लिए। और उत्तराखंड में क्योंकि बीजेपी कांग्रेस मुख्य तौर पे 2 ही पार्टियां हैं, तो ये एक बड़ा इंडिकेटर जा रहा है। दूसरा एक और इंडिकेशन आप देखिए जो इन चुनावों से अलग हो रहा है। शाहरुख खान की फिल्म जवान सुपर हिट हुई है सारे रिकॉर्ड तोड़ के, और उस फिल्म में भी वही मुद्दे हैं जिन मुद्दों से देश दो चार है, उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द वो फिल्म बनाई गई है, बहुत इशारों में बात की गई है। तो ये सारे संकेत जा रहे हैं कि जो विपक्ष या जो गैर भाजपा राजनीति या सेकुलर खेमा जो थोड़ा हतोत्साहित था तमाम हथकंडों से कि
मीडिया है, चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं है, सरकारी तंत्र भी है, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी भी है, विपक्ष के नेता चुप हो जाते डर के मारे। उसके बावजूद भारत जोड़ो यात्रा ने इस पूरे पानी में हलचल पैदा कर दी, एक बड़ा पत्थर मार दिया। वो हलचल से दिखाई दे रहा है और आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में ये शुरुआत है, इसका असर विधानसभा के चुनाव में 2024 तक ये रहने वाला है। तो बहुत सारे जो चीजें हैं, हथकंडे हैं, वो काम नहीं आएंगे। और बीजेपी को जो बहुत सारे हमारे मित्र कह रहे हैं, देखिए बीजेपी अपनी राजनीति को बदल नहीं सकती, मोदी साहब बदल नहीं सकते। अभी G20 का सम्मेलन है, बाइडेन साहब अभी 7 डेज को वहां पे होंगे प्रधानमंत्री निवास में। अमेरिकन मीडिया को सवाल पूछने की इजाजत नहीं मिली जी। 5-6 उनके अधिकारियों ने, व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बार बार मिन्नतें की। और शर्म की बात यह है कि हमारे मेहमान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रेस कॉन्फ्रेंस वियतनाम में करनी पड़ रही है, अपने अमेरिकन मीडिया के दबाव में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इजाजत नहीं मिल रही है। तो ये मोदी साहब बदल पाएंगे अपनी राजनीति, अपने तरीके? मुझे लगता नहीं जी। बिल्कुल। तो इसके संकेत बड़े स्पष्ट हैं कि 2024 में क्या होने जा रहा है। जी बिल्कुल, 2024 में क्या कुछ होने जा रहा है उसकी एक झलक आज जो 7 असेंबली के चुनाव के रिजल्ट आए हैं, उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं, उससे आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि क्या कुछ होने जा रहा है 2024 में, उसकी एक झलकी। और 6 राज्यों के आप कह सकते हैं कि वो सर्वे जो है वो अपने सामने है। 6 राज्यों में क्या कुछ होने जा रहा है, उत्तराखंड में क्या कुछ होने जा रहा है, ये 2400 मात्र मतों से जीतना भी बहुत बड़ी बात यहां दिखाती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यहां मजबूती के साथ, दमदारी के साथ और थोड़ा सा और जोर लगाती, या सत्ता पक्ष का जोर शायद रह गया होगा ज्यादा। मीनू जी से ज्यादा बेहतर और कौन बताएगा। अगली दफा जब उनके पास आते हैं तो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार पहले संजय जी आपके पास आता हूं, फिर अजय शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझेंगे। संजय जी, क्या कुछ आप देखते हैं 2024 को लेकर के, ये तस्वीर कितनी साफ करती है, ये जो रिजल्ट है वो कितना साफ होता है? हमारे पास जो सैंपल है मैं उसी के आधार पे बात करता हूं। तो सैंपल में केरल को मैं छोड़ देता हूं, यूपी और उत्तराखंड जहां बीजेपी की सरकार है और बीजेपी मजबूत मानी जाती है, उसी की बात करता हूं। बाकी को छोड़ देते हैं। तो पश्चिम बंगाल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पश्चिम बंगाल में मोदी जी ने विधानसभा चुनाव में पूरा जोर लगाया था। तो अगर कुछ वहां बच गया था विधानसभा के चुनाव में, तो उसके बाद ये मोदी जी के अगेंस्ट में गया है और वहां तृणमूल कांग्रेस जीत गई है। तो ये भी हम माने कि अभी तक के प्रचार का असर मोदी जी का नहीं है या नेगेटिव है, तो वहां भी हो गया। उत्तराखंड में जैसा मीनू जी ने बताया कि वोट का अंतर बहुत कम हुआ है, तो जाहिर है उम्मीदवार का वोट, असल में हर पार्टी जीतने वाले को टिकट देती है, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। उसमें बलात्कारी, चोर, डकैत सबको टिकट दिया जाता है और हर पार्टी देती रही है। तो उस हिसाब से उम्मीदवार का अपना वोट। तो उत्तराखंड का जो केस था कि कैंडिडेट की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया, तो उम्मीदवार का वोट घटना नहीं चाहिए था। प्लस पत्नी है तो सहानुभूति वोट भी मिलना चाहिए था, उसके बावजूद घटा है। तो उससे हम समझ सकते हैं कि बीजेपी की हालत कितनी खराब हुई है। ये सिर्फ जो 10,000 वोट का अंतर है वो नहीं है, वो ये है कि उम्मीदवार तो वही है। अगर पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया तो उम्मीदवार तो लगभग वही है, पत्नी के कारण सहानुभूति होना चाहिए था, वो नहीं मिला, उल्टे 10,000 के करीब वोट कम हो गए। तो बीजेपी की हालत इस हिसाब से बहुत खराब हुई है। उसी तरह से अगर घोसी का चुनाव हम देखें तो दल बदल का मामला था। तो दल बदल के मामले में पहले कर्नाटक में और अपना मध्य प्रदेश में जो कि दोबारा चुनाव हुए तो वही कैंडिडेट दल बदल के बाद टिकट मिलने पर दोबारा जीत करके आ गए थे। महाराष्ट्र में राज्यपाल ने जो सब किया, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा कर दिया, उन्होंने पद पर रहने से मना कर दिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अभी तक उस पर फैसला नहीं किया है, तो वो चुनाव का मामला नहीं आया। तो बीजेपी भी समझ रही है कि दल बदल का क्या असर होता है, इसलिए महाराष्ट्र का मामला लटका हुआ है, अभी तक लटका हुआ है। तो ये वाला केस जो है जिसका एग्जाम्पल है दल बदल का, कि अगर उम्मीदवार दल बदल करेगा या हम जीतने वाले को ही उम्मीदवार बनाएंगे, मतलब बीजेपी अगर
जीतने वाले को ही उम्मीदवार बनाएगी तो क्या होगा, उसका ये एग्जाम्पल है। तो जीतने वाले को जब उम्मीदवार बनाया गया कि जो जीता था तो वो उम्मीदवार बनाया गया तो वो 45,000 वोट से हार रहा है, ये स्थिति है। और ये एग्जाम्पल तो इसी को दिखा रहा है कि पहले दल बदल करने के बावजूद लोग बीजेपी में जाकर जीत जाते थे, तो ये बीजेपी की पॉजिटिविटी थी या बीजेपी की लोकप्रियता थी। अब बीजेपी में जाने पर जीतने वाला भी हार जा रहा है और थोड़े बहुत वोट से नहीं आ रहा, भारी वोट से आ रहा है। जीता हुआ का 10,000 वोट कम हो गया, यहाँ 45,000 वोट से आ गया। तो बीजेपी की जो हालत हुई है वो उसके काम, उसके प्रशासन के कारण है और बहुत खराब है। ये मुझे इस नतीजे से यही दिखाई दे रहा है और 2024 में जिस ढंग से चल रहा है और खराब होनी है। मतलब साफ है संजय जी कि अगर दल बदल करके आप बीजेपी में चले जाते हैं तो आपके पास जीत की गारंटी नहीं है। दारा सिंह को जीत की गारंटी दी गई होगी जब एक साथ बैठे होंगे। अमित शाह के साथ एक जो फोटो अभी सोशल मीडिया पे काफी तैर रहा है और यही कहा गया होगा कि चलो हमारे पास आ जाओ और जीत की गारंटी तो है ही यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अजय शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। अजय जी आपसे जरा समझूं कि कैसे देखा जाए अजय जी ये 2024 के चुनाव से पहले 7 उपचुनाव, और ये जो 7 उपचुनाव हैं इंपॉर्टेंस इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें इंडिया गठबंधन की 4 सीटों पर जीत हुई है और चारों राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात, एक उधर वेस्ट बंगाल जहां तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी से सीट छीनी है और दूसरा जो है जीत करके भी, हार के भी जीती हुई नजर आ रही है बागेश्वर सीट पर कांग्रेस पार्टी। जरा आपका नजरिया इस पे और समझना चाहूंगा कि इसका असर 2024 पे कैसे देखते हैं अभी से। क्या इसको किसी सर्वे के हिसाब से हम लोग देखें जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं? देखिए इसकी यदि हेडलाइन देनी होगी तो मैं ये देता कि मोदी की विदाई का संकेत। तो कमोबेश मैं इसको इस तरह से देखता हूं और इसको क्यों देखता हूं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। आप देखिए घोसी की सीट जो जीती है इंडिया गठबंधन ने, वो सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत आधार था। उन्होंने जिस तरीके से एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उनका उसमें पूरा इस्तेमाल किया और उसके इस्तेमाल का नतीजा क्या हुआ कि इन्होंने बहुत बड़ी उम्मीदें लगाई थी। इसके बाद में जो उसकी है ओवैसी की पार्टी है उसको लड़वाया गया और उसको लड़वाने के बाद में कोशिश ये की गई थी कि किस तरीके से वो किया जाए। उधर मायावती का इस्तेमाल किया गया, मायावती की ओर से संदेश दिया गया कि आप नोटा का बटन दबाएं, ये करें वो करें जो भी है। इससे आप ये समझिए दलित मतदाता हो या मुस्लिम मतदाता हो या भूमियार मतदाता हो जो भाजपा का बड़ा भारी वोटर बन गया था, वो सब आज दिखाई दिया है इंडिया गठबंधन के साथ। और क्यों दिखाई दिया, वो सपा के साथ हो सकता है ना आता, लेकिन उसे इंडिया गठबंधन पर यकीन है और इंडिया गठबंधन के कारण वो इतना आया कि 47,000 से अधिक मतों से इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वहां से जीते। पहली चीज तो पहला ये। दूसरा आप देखिए केरल में जो जीत है वो भी 37,000 से अधिक मतों की जीत है और वहां पर भी इतनी बड़ी जीत में बाकी सबको धराशायी किया है। यह ये बताता है कि आज यकीन जो है उस पर है। फिर इसके बाद देखिए बागेश्वर जहां पर कांग्रेस हारी है वहां पर यदि आप देखेंगे बड़ा मतलब 2,500 वोट भी नहीं हुए हैं हार का अंतर, उससे भी कम वोटों से हारी है। यानी जो पिछली बार का वहां की स्थिति थी और आज की स्थिति है उसके अंतर को आप देखिएगा, उस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आज कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जो भी कहे वो बहुत बढ़त के साथ खड़ा है। यह एक बड़ी चीज है और यह गढ़ था बीजेपी का। इसके बाद आइए आप टीएमसी जीती है पश्चिम बंगाल में और टीएमसी के बाद में जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी और उसके बीच का अंतर भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकारने जैसा है। इसके बाद में
आप यदि बात करेंगे अब कौन रह गया, हाँ झारखंड, झारखंड में आप ये समझिए कि वो सीट इसके पहले उनके पति के निधन के कारण वो खाली हुई थी, और वो जब लड़ती है भारतीय जनता पार्टी सहित पूरी ताकत लड़ती है, बावजूद इसके 17,500 से अधिक मतों से वो हारती है। और इस पोजीशन में जब आती है तो यह बता रहा है कि इंडिया गठबंधन जीता ही नहीं है 4 सीट, 7 में से 4 सीट नहीं, सिर्फ जीता नहीं है, उसने एक बड़ा कैनवास तैयार किया है और उसने वो तस्वीर दी है कि आने वाले वक्त में आपने सत्ता और दूसरों की मदद से, सबको ही जानता है वो 2,500 वोट ये जो है मैनेज कर सकते हैं। क्यों मैनेज कर सकते हैं? कहीं पे डार्क वोट है, कहीं कुछ है, कोई और चीजें हैं, तो उस स्थिति में आ जा, इसलिए वो अंतर आप बहुत बड़ा अंतर मत मानिए। इससे यह प्रतीत होता है कि यह जीत निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की 2024 में आमद का संकेत दे रही है और बहुत अच्छे से दे रही, और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की विदाई का संकेत दे रही। ओसी की सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है, वो अयोध्या के भी पास है, बनारस के भी पास है, गोरखपुर के भी पास है। तो साहब आपके जो तीनों प्रयोग हैं, एक क्या कहते हैं भगवाधारी योगी आदित्यनाथ, एक गंगा के पुत्र क्या नाम है, गंगा मां ने बुलाया वाले नरेंद्र मोदी, और एक अयोध्या का मॉडल, काशी का मॉडल, ये सब के बाद में उस जगह से जीत के आ गए। तो यह आपको नकारने की शुरुआत हो चुकी है, और यह समझ लीजिए यह जो शुरुआत हुई है ये रुकने वाली नहीं, और यह इनके लिए अलार्म है। हालांकि इसकी शुरुआत तो शुरू हो गई थी हिमाचल प्रदेश से ही, लेकिन अब उत्तर भारत में भी होने लगी है, यह इसका संकेत है जी। और सुनिए, त्रिपुरा का और एक सेकंड में जिक्र कर दूं, उसके बाद खत्म करता हूं। त्रिपुरा में जो कांग्रेस नहीं हारी है, न वहां कांग्रेस लड़ रही थी, वहां पे सीपीएम हारी है। तो ऐसी स्थिति में जो कम्युनिस्ट पार्टी वहां हारी है, तो उसमें उनके बीच की लड़ाई थी और उसलिए हारी। वहां का प्रयोग पहले से जिस तरह से चल रहा था, इसलिए उसमें कहीं नहीं कर सकते। वहां पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उन लोगों ने एक पूरी मशीनरी का इस्तेमाल किया, वो भी वहां दिखाई देता है। और यही चीज इन्होंने कोशिश की थी। घोसी में तमाम लोगों को वोट नहीं डालने दिया, तमाम सारी चीजों के प्रत्यक्ष वीडियो मौजूद है। उसके बाद ये हालत है जी बिल्कुल। तमाम 7 सीटों पर कहां क्या कॉम्बिनेशन रहा, कैसे जीत हार हुई और कैसे वहां तैयारियां की गई, ये तमाम बातें यहां अजय शुक्ला जी बता रहे थे। मीनू जी, एक बार आपके पास फिर से आना चाहता हूं, और जरा बागेश्वर सीट 2400, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया में आप बता चुकी हैं, लेकिन ये कितना रिफ्लेक्ट करता है आने वाले समय में, जब 5 सीटों पर उत्तराखंड में चुनाव होंगे, 5 सीटें हैं उत्तराखंड में लोकसभा की, और कितना रिफ्लेक्शन यहां से हम देखते हैं, कितना इस पर इसका इंपॉर्टेंस रह जाता है बागेश्वर सीट का। क्या हम ये माने कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद, इंडिया अलायंस के बाद देश की सियासी तस्वीर बदल चुकी है, और उस तस्वीर में ये जो 7 सीटें हैं जिसके रिजल्ट अपने अपने हिसाब से आए हैं, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाले हैं, ये माना जाए? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, मैं बागेश्वर की सीट से शुरुआत करूं तो इसमें एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है। 10,000 वोट की तो कमी आई है भाजपा के लिए, इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि चंदन दास जो मंत्री जिनकी मृत्यु की वजह से सीट खाली हुई थी, वो इससे पहले 4 बार लगातार विधायक चुने गए थे इसी सीट से। तो इसमें इतने कम मार्जिन का होना, तो 2400 के करीब वोट से केवल जीत दर्ज होना, ये बड़ी शर्मनाक जीत है मेरे हिसाब से।
और इसमें पूरा जो होना चाहिए था, मुख्यमंत्री वहां डेरा जमाए बैठे थे, पूरा मंत्रिमंडल और सब वहां डेरा जमाए बैठे थे, उसके बावजूद ये स्थिति आई है। देखिए, मैं ये मानती हूँ, मेरा जो अपना आकलन है, ये शायद अग्निवीर योजना के जो आई है, क्योंकि ये इलेक्शन के बाद आई है इनकी अग्निवीर योजना, 2022 के जब इलेक्शन हो गए उसके बाद ये लोग अग्निवीर योजना लाया, और उसका भी एक इसमें झलक मिलती है, मतलब पब्लिक नाराजगी है। आपको ध्यान होगा, एक विनोद कापड़ी है, एक पत्रकार, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था टीवी के ऊपर अपने ट्विटर हैंडल पे, कि वहां का एक लड़का कुमाऊं का, गढ़वा, जो कि उत्तराखंड में ही है, वो सड़क पे दौड़ लगाता था रोज, मतलब अपने ऑफिस से, जहां वो होटल में काम करता था ढाबे में, वहां से वो अपने घर 10 किलोमीटर दौड़ के जाता था रात को। तो वो उनको अचानक मिल गया, तो उसे बताया कि क्यों लगा रहा है भाई दौड़, तो उसने बोला कि मैं फौज में जाने के लिए लगा रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि उसका क्या हुआ होगा लड़के का आज, अगर उसको दोबारा ट्रैक किया जाए तो मेरे हिसाब से उसने ये दौड़ लगानी बंद कर दी होगी अब, क्योंकि यहाँ मायूसी बहुत है। और पिछले दिनों आपने देखा था कि ये जो अग्निवीर योजना में जितने भी रिक्रूट्स थे, उनमें से 68 रिक्रूट्स ने छोड़ दी ट्रेनिंग बीच में ही, उसमें बहुत बड़ी संख्या उत्तराखंड के लड़कों की थी। तो ये एक नाराजगी है, और यहाँ एक जबरदस्ती जो ये यहाँ मुस्लिम आबादी ना के बराबर है, बहुत कम मुस्लिम आबादी है, उसके बावजूद भी आपने देखा होगा पुरोला और विकास नगर में इन्होंने जबरन एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा दिया। एक ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आबादी वहां कुछ भी नहीं है मुसलमानों की, उसके बावजूद भी उत्तराखंड में बीजेपी के मैनिफेस्टो में मुस्लिम इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र था, और बता रहे हैं कि भाई ड्राफ्ट तैयार भी है, उसका रफ ड्राफ्ट आ भी गया है, और बड़ी हास्यास्पद अगर कोई पढ़े तो वो चीज है पब्लिक ने नकारा है कि भाई जिस चीज का यहाँ अस्तित्व नहीं है उसको आप बेवजह मुद्दा क्यों बना रहे हैं। तो ये कांग्रेस के नेताओं को ये चीज बड़े क्लोजली ऑब्जर्व करनी चाहिए कि यहाँ ये यूकेडी जो एसपी और ये जो उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी है, इन छोटी हालांकि बिल्कुल मिनिस्क्यूल पार्टियां हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा इनसे। छोटी पार्टियों को मिला के भी अगर जैसे खड़े हो जाते हैं, यहाँ बहुत भारी इसमें नुकसान हुआ है, जीत का मार्जिन और कम रह जाता है यहाँ पे। अगर ये सारे एक से एक यूनाइटेड कैंडिडेट खड़ा होता, तो मेरे हिसाब से तो उत्तराखंड की जनता ने जो इनकी जो नीतियां चल रही हैं, महंगाई है उससे, बेरोजगारी का तो यहाँ आलम इतना बुरा है कि पूछिए मत। बाहर का राज्य वैसी मनी ऑर्डर इकोनॉमी हुआ करती थी यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत लोग करने लगे थे, बाकी का इस बार टूरिज्म का भी भट्टा बैठ गया, इतना ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है, लोग परेशान है। जो चारधाम यात्रा सड़क से खुश थे लोग उत्तराखंड के कि यहाँ पे हमें रोजगार मिलेगा, अब वो कह रहे हैं ये तो हमारे लिए आफत आई है, बह जाएंगे हम तो किसी दिन गंगा जमुना में। तो ये इसमें चीज है। और बाकी का आपके जो सभी ने पैनलिस्ट ने काफी डिटेल में इसका एनालिसिस कर दिया है, पूरे जो ये बाइपोल्स हुए हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि देश के चारों कोनों का एक आपके मजाज जो जनता क्या सोच रही है उसका एक हमारे सामने एक ही सैंपल आया है। और ये जो इंडिया अलायंस है, इसको आप सोच समझ के थोड़ा सा ये इसकी तरफ स्ट्रेटजी बनाएं और बारीकी से अध्ययन करें, जैसे हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे एक 100 वोट का और 200 वोट का। तो वो ही एक स्ट्रेटजी से चलेंगे तो हराना मुमकिन नहीं है। और मोदी जी की नींद डेफिनेटली उड़ी होगी आज, तो एक तो उत्साह तो होगा लेकिन पानी फिरा है, डेफिनेटली चिंतित होंगे बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, देश का मूड क्या कहता है इस पर कल एक कार्यक्रम हम लेकर आएंगे। हमारा भी पिछले दिनों सर्वे चल रहा था, वो सर्वे आज रात 12 बजे समाप्त हो रहा है और कल शाम हम उस सर्वे को लेकर आपके सामने आने वाले हैं। दोस्तों, किसी राज्य के विधानसभा के ओपिनियन पोल को नहीं, बल्कि देश का मूड आज की तारीख में क्या कुछ कहता है, कल वो सर्वे आपके सामने रखेंगे हम। और अगले शनिवार को आप आगामी विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल को भी देखेंगे। तो काम बने रहिए, चर्चा भी जारी है, परिचर्चा पूरी सुनिए। तमाम चीजों पे जारी है और खासकर जो सर्वे है कि देश का मूड क्या कहता है वो कल आपके सामने हम पेश करेंगे। लेकिन चूंकि सर्वे की बात यहाँ चल रही है और याद भी आ गया कि हाँ इसकी सूचना आप सबको देनी है, तो ये सूचना और आप सब तक पहुंचा रहा हूं। सबसे बड़ी बात कि ये जो 7 राज्यों में चुनाव, 7 सीटों पर 6 राज्यों में जो चुनाव हुए उपचुनाव, ये क्या ये भी कोई सर्वे है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और इस पर क्या
भारत जोड़ो यात्रा का असर है, क्या इंडिया अलायंस का असर है, या सब कॉम्पैक्ट रूप से अगर देखा जाए, सब कुछ अगर एक जगह जोड़ा जाए तो क्या 2024 की तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है? आज का सत्तारूढ़ दल जो है उसे क्या चिंतित होना चाहिए आज की तारीख में? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब यहां खोजने की कोशिश कर रहे हैं इस न्यूज पॉइंट के जरिए, और हमारे साथ 8 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, सब अपने विचार रख रहे हैं। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, क्या देखा जाए 2024 के हिसाब से? तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है, जो हम लिख रहे हैं उखड़ गए हैं बीजेपी के पैर, जबकि अजय शुक्ला जी कह रहे थे कुछ और लिख देना चाहिए था। सुधार दें जी, अजय जी सुधार दें हेडिंग। जी अजय जी सुधार दीजिए बिल्कुल। ठीक है, पहले अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से सुनते हैं। जी स्वामी जी। जो ये बाईपोल्स के रिजल्ट्स आए हैं, इसको एनालाइज करता हूं और इसको एक्सट्रापोलेट करता हूं। मैं बाकी स्टेट्स को अभी कंसीडर नहीं कर रहा और रिमेनिंग कांस्टेंट मान लेता हूं। जैसे अभी तक हम बात करते थे महाराष्ट्र की, बिहार की, कर्नाटका की, मध्य प्रदेश की, मैं केवल इन स्टेट जिनमें ये बाईपोल्स हुए उनको एनालाइज करके आपको एक चीज आज लिख के दे सकता हूं। मोदी जी 2024 में लौट के नहीं आ रहे हैं। 50 सीट बीजेपी की, एनडीए की केवल इन इलेक्शंस के बेसिस पे कम हो। 3 सीट उत्तराखंड कम हो रही हैं, 15 सीट वेस्ट बंगाल में कम हो रही हैं, 30-35 सीट उत्तर प्रदेश में कम हो रही हैं और 5-6 सीट झारखंड में कम हो रही हैं। इसका माने मोदी जी लौट के नहीं आ रहे हैं। और यह स्थिति तब है जबकि राहुल गांधी की यात्रा इन क्षेत्र में जिसपे गुजरने वाली है अभी शुरू नहीं हुई है, और जब यह यात्रा गुजरेगी उसके बाद केवल इन स्टेट्स में एनडीए की 100 सीटें कम होंगी। तो एक चीज तो यह मान के चलिए, मोदी जी इलेक्शन नहीं जीतेंगे, तो मतलब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और खुद भी इलेक्शन हार जाएं तो इसमें भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो जयशंकर जी मैंने बात कही थी वो ये कहा था, अगर आज भी सुमित्रा महाजन को बीजेपी की बागडोर सौंप दी जाए और वसुंधरा राजे को सौंप दी जाए या गडकरी जी को सौंप दी जाए, जो कि अटल जी की उस भावना पे विश्वास करते थे, जो कहते थे राजधर्म का पालन करो, बीजेपी फाइटिंग चांस में है। लेकिन अगर मोदी जी का यही नेतृत्व रहा, यही हिंदू मुसलमान का नेतृत्व रहा, और यह केवल गुजराती बिजनेसमैन को, किरण भाई पटेल को और अडानी जैसे लोगों को पैसे का खुला लूट करने का मौका मिला, तो बीजेपी का लौटने की कोई संभावना नहीं। इसलिए मैंने कहा था बीजेपी से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, क्योंकि बीजेपी अगर अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी आज भी बन जाए तो फाइटिंग चांस है। लेकिन मोदी और अमित शाह की लीडरशिप में बीजेपी को 100 सीट नहीं मिलेंगी, ये बात अखिल स्वामी कह रहा है। जी 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 बिल्कुल। जरा सुनील शुक्ला जी, आप क्या देखते हैं? सुनील जी, सब अगर आप सातों राज्यों के चुनाव परिणामों का विश्लेषण कीजिए तो निश्चित रूप से एनडीए जो है वो आपको कमजोर दिखती है। दो उत्तराखंड का बागेश्वर है, 2002 के बाद कभी कांग्रेस वहां चुनाव नहीं जीती है, लगातार चुनाव हारती चली जा रही है और बीजेपी चुनाव जीतती आ रही है वहां, और वहां जीत का अंतर केवल 2000 कुछ वोट रह जाए, यह बहुत बड़ा संदेश है, जबकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। अगर आप झारखंड में जाइए, झारखंड में निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी सीट बचाए रखा, डुमरी की सीट जो है वो लगातार वहां जीतती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोट कम होना, माने जो एनडीए का उम्मीदवार था आजसू का, वहां कैंडिडेट रही थी वो, उसके बावजूद भी मतदान उनके पक्ष में कम होना एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। पश्चिम बंगाल में आप जाएंगे, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट को टीएमसी ने छीन लिया। 2016 में पहली बार जीती वो टीएमसी, और उसके बाद फिर वो बीजेपी वहां जीत गई थी। सीपीएम से सीट छीना था टीएमसी ने 2016 में, अगले 2021 के चुनाव में फिर वहां बीजेपी जीत गई, और उसके बाद फिर इस चुनाव में, इस बाई इलेक्शन में आकर के भारतीय जनता पार्टी से सीट को छीन लिया टीएमसी ने। ये बड़ी उपलब्धि है, और वहां पे लगातार मतलब उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत बढ़ाती रही है, उसको उसमें सेंध लगाया है टीएमसी ने।
और सबसे जो बात कही जा रही है, अगर आप केरल के चुनाव के बारे में, केरल की चांडी साहब को परंपरागत सीट रही है, वहां पे कांग्रेस को जीतना ही जीतना था, और चांडी साहब की मृत्यु के बाद वो सीट खाली हुई, उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे थे, ज्यादा समर्थन भी उनको ज्यादा मिला। लेकिन किसी भी इलाके में टीएमसी, अगर आप कह सकते हैं कि त्रिपुरा में 2 सीटें जीत गई, लेकिन त्रिपुरा की दोनों सीटें राज्य सरकार ने जीती हैं, एनडीए दल समूह ने नहीं जीता। और दूसरी चीज, लेकिन त्रिपुरा के बारे में इंडिया दल समूह को सोचना पड़ेगा। वहां चुनाव आमने सामने का था, वहां कोई बंटवारा नहीं था, केवल सीपीएम के उम्मीदवार थे दोनों विधानसभा क्षेत्रों में, और न कांग्रेस का कैंडिडेट था न किसी अन्य दल का कैंडिडेट थे वहां पर। और वहां भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें टीएमसी को हरा करके भी सीपीएम को हरा के जीती है। त्रिपुरा में क्या रणनीति अपनाएंगे ये इनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आमने सामने के चुनाव में भी अगर त्रिपुरा में बीजेपी जीतती है, तो हालांकि ये सही जो बातें कही जा रही है कि वह शासन सत्ता का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हुआ, बावजूद इसके शासन सत्ता का दुरुपयोग घोषी में भी हुआ, लेकिन वहां पे जो इंडिया दल समूह है वह पूरे अपने रैंक एंड फाइल के साथ लड़ता हुआ दिखाई पड़ा। कांग्रेस के लोग भी प्रचार कर रहे थे, वामपंथी दल भी प्रचार कर रहे थे, जो भी छोटी बड़ी संख्या राष्ट्रीय लोक दल की है लोग प्रचार कर रहे थे, दलित समुदाय का जो सिविल सोसाइटी है वो प्रचार कर रहा था, सब लोग लगे हुए थे। और समाजवादी पार्टी गंभीरता से चुनाव को लड़ी, पूरे संसाधनों के साथ चुनाव लड़ी, और इसका परिणाम क्या हुआ कि उसने अपने जो समर्थन का दायरा है वो बढ़ा दिया। 2 चीजें इस पूरे आज 7 राज्यों के उपचुनाव का परिणाम केवल यह है कि सरकार रहने के बावजूद अगर आप जूझते हुए दिखाई पड़ेंगे तो जनता आपके साथ खड़ी है, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज यह है कि आपकी एकता ही आपकी ताकत है, और जनता इसी बिना पर आपको समर्थन देगी। तीसरी बात मैं करना चाहता हूं कि जो पोलराइजेशन की राजनीति कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसमें उसको निराशा हाथ लगी है। जो ये कोशिशें की जा रही थी कि वह जातीय दलों को अपने साथ जोड़ करके अपने जनाधार को बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी, उससे निराशा उसको हाथ लगी है। और मेरा अपना मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो जीत का सिलसिला खतौली से शुरू हुआ है वो लगातार जारी रहेगा। खतौली पश्चिम की सीट थी जहां 2012 के चुनाव के 2012 के दंगे के बाद से पूरे के पूरे राजनीतिक समीकरण बदल गए थे, और जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती उन इलाकों में भी चुनाव जीत के चली आई। लेकिन खतौली का चुनाव परिणाम का असर आपको दिखाई पड़ा नगर निगमों के भी चुनाव में। अगर मेरठ जैसे राज्य में, मेरठ जैसे जिले में भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा, तो ये संकेत है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मत देने के लिए तैयार हैं अगर एक मजबूत उनके पास विकल्प मिले। घोसी में इस बात को फिर से दोहरा दिया गया। अगर आप मतगणना ध्यान दीजिए, डुमरी की सीट जो झारखंड की थी, बहुत बाद में जाकर के लीड मिली है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। बिल्कुल, पहले लग रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो सीट छीन लेगी इंडिया गठबंधन, लेकिन जो एकता बनी रही, जो पूरे के पूरे दल इंडिया दल समूह के लोग मिलकर के काम किए, उसका ये परिणाम रहा कि लोग बिखरने नहीं पाए। लेकिन ये जरूर है, तृणमूल की तो बड़ी उपलब्धि है। तृणमूल ने भी मैंने तृणमूल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ा था, वो जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ी है, पूरे संसाधनों के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव लड़ी। तो इस 7 राज्यों का संकेत है कि आपको अपनी एकता को न केवल बनाए रखना है, बल्कि वह जनता को भी इस बात का एहसास कराना। आपको अपनी मौजूदगी दिखानी पड़ेगी कि हम सत्तारूढ़ दल के साथ लड़ते हुए दिख रहे हैं। जो कार्य अखिलेश यादव ने अब किया है, यह कार्य उनको लगातार करना पड़ेगा अगर वो अपनी उपस्थिति। और मेरा अपना मानना यह है कि अखिलेश यादव ने जो चुनावी सभा की थी, उस चुनावी सभा में अगर इंडिया दल समूह के नेताओं को भी शामिल किए होते तो और एक बड़ा राजनीतिक संदेश जाता हुआ। हालांकि तथ्य है कि न तो वहां कांग्रेस को क्या कोई असर है, कोई संगठन वहां नहीं है। जो कुछ भी है समाजवादी पार्टी है, वह राष्ट्रीय लोकदल का भी कोई संगठन नहीं है। वामपंथी जरूर मौजूद है। शुरुआती दिनों में आप याद कीजिए तो केवल वामपंथी या कांग्रेस वहां जीतती रही। झारखंड राय का बहुत बड़ा इलाका रहा है, लेकिन आज ही उनके कार्यकर्ता है, वो चुनाव जीते या हारे, सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीएम तीनों के कार्यकर्ता वहां, और तीनों वामपंथी दलों के नेता लगातार वहां सक्रिय रहे। और यह भी बीएसपी का भ्रम टूट गया। बीएसपी अपने लोगों को बनाए नहीं रख सकती है अगर उसने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं किया। वो लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, वो एकदम अप्रासंगिक बनकर रह जाएगी। गोया के इस चुनाव, इस 7 आपने सही कहा कि ये 7 विधानसभा राज्यों में हुआ विधानसभा चुनाव एक बड़ा जनमत संग्रह है। इस बात का जनमत संग्रह है कि सत्ता में रहने वाले लोग
अपने गवर्नेंस की बात करें, अपने उपलब्धियों की बात करें, गवर्नेंस के दौरान जनता के हित में किए गए कार्यों की बात करें, और अगर अन्य मुद्दों पर लोगों को भटकाने का प्रयास करेंगे तो लोग भटकने के लिए तैयार नहीं है और लोग सरकार से सवाल पूछेंगे। जी जी जी, बहुत। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आप रख रहे हैं, वो भी समझना जरूरी है। और खासकर क्या लगता है, प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूँ, जो परिस्थितियां अभी दिखाई दे रही हैं, इसमें विधानसभा के चुनाव या उपचुनाव, ये जो गठबंधन है ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है, लेकिन अभी विधानसभा भी चुनाव हैं, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं जहां यही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। अभी जैसे बागेश्वर में हमने देखा कि सभी पार्टी भले 500 वोट लेकर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो 400-500 वोट काट कर तो गई। ऐसे ही आप देख लीजिए वहां पश्चिम बंगाल की जो सीट है, वहां भी 13,000 से ज्यादा वोट सीपीएम वाले लेके गए, और बहुत देर तक हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस सेकंड पोजीशन पे थी। तो ये जो परिस्थिति यहां दिखाई दे रही है, क्या रीथिंक करने की जरूरत नहीं है इंडिया गठबंधन को कि आगामी जितने भी चुनाव हैं हम साथ लड़ेंगे? जी राजीव जी, आप ही के प्रोग्राम में हमने एक बार बताया था कि इंडिया गठबंधन के अंदर पहले से बहुत सारे गठबंधन मौजूद है, जहां विधानसभा पे बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का गुपकर अलायंस हो, चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो, बिहार का, झारखंड का महागठबंधन है, या तमिलनाडु में गठबंधन कांग्रेस के साथ है, या केरल में, तो गठबंधन वहां पे हैं। इन गठबंधनों का विस्तार करना है। अब ये जो वहां पे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, ये देखेगी। मैं इस जो आज की जो तस्वीर है, ये नेशनल पॉलिटिक्स में कैसे रिफ्लेक्ट होगी, जरा मैं इसकी बात करना चाहता हूं 2 मिनट, कि उसमें 2-4 चीजें क्या सामने दिखाई देंगी। एक जो पहला टेक अवे मुझे दिखाई दे रहा है, जो प्रोफेसर रविकांत बात कर रहे थे, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं, कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग टूटती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें बहुत आवश्यक है कि इस वक्त जो कास्ट सेंसस है, जातिवार जनगणना, उसकी बात उठाई जाए, उसकी मांग की जाए, और जो बीजेपी जो बिहार का जातिवार सर्वे है उसकी रिपोर्ट आएगी, तब उसके बाद एक नया अलग तरीके का विमर्श पैदा होगा। और इसमें अगर जब हम लोग मुंबई में थे और ये बात सुनने में आई थी कि ममता बनर्जी को या तृणमूल कांग्रेस को जातिवार जनगणना में दिक्कत है, तो जहां दिक्कत जिन लोगों को नहीं है, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इनको अपने अपने दलों के माध्यम से जातिवार जनगणना की मांग उठानी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग में अगर क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं तो इसको जो है और इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो सामाजिक न्याय की गारंटी नहीं है। और दूसरा सबूत जो मिल रहा है मोहन भागवत के ताजा बयान से, कि कितनी गर्मी महसूस कर रहे हैं वो इस मूवमेंट की, तो ये तो कल ही परसों ही जब उनका बयान आया था तभी समझ में आ गया था कि उनकी दरी खिसक रही है, जो अभी घोसी के चुनाव परिणाम से सामने आ गई। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि इस नतीजों के बाद अब एनडीए का विस्तार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मोदी और अमित शाह की एनडीए में अब लोग आसानी से नहीं आएंगे। अब इनको चौतरफा इनको हार करना पड़ रहा, बहुत हार्ड बार्गेन करेंगे और वो साथ में आएंगे नहीं। तीसरी बात कि कांग्रेस को या विपक्षी दलों को या इंडिया गठबंधन को सांप्रदायिकता, नफरत, इन सब चीजों पे बहुत मुखर तरीके से, बोल्डली, डरने की बात नहीं, इस पे अपनी बात रखनी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, इस पे बात अपनी जोर से रखनी चाहिए। ये जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता डरे हुए हैं और ये वो हिंदुत्व के उससे प्रचार प्रसार से, उनको भी समझाना चाहिए कि आपको सांप्रदायिकता, नफरत के खिलाफ
पूरे मुखर तरीके से सामने आना है, क्योंकि जनता आपको जो है वो पीछे ताकत दे रही है कि आप इस पे बोल्डली आप कहें ही बात। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो समझ में आ रही है मुझको कि मीडिया, ये रोज रोज के टेस्ट बलून और मीडिया, ये नहीं चलेगा। जनता इसको नकार रही है। तो मीडिया की जो स्ट्रेटजी है, इंडिया गठबंधन को, विपक्षी पार्टियों को मीडिया की स्ट्रेटजी को रीथिंक करना पड़ेगा। आप उन्हीं के पास जाके नहीं बैठे। एक छोटा संकेत जरूर आया पवन खेड़ा की तरफ से कि जहां पे संघ के लोग बैठे होंगे, विशेषज्ञ क्या मुखौटा लगा के, वहां पर नहीं जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल मीडिया को लेकर विपक्षी दलों को नए सिरे से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मीडिया के जरिए अगर आप इंगेज करते हैं और अगर आप उसी गोदी मीडिया से दोस्तियां निभाएंगे जो आपको बैठाकर और आपके खिलाफ बातें करता है, लगातार राहुल गांधी के खिलाफ बात करता है। अभी आप देखिए राहुल गांधी यूरोप में है। मैं अभी घोषणा कर देता हूं कि कल से आप देख लीजिएगा कि इस गोदी मीडिया में राहुल गांधी के खिलाफ कितना जहरीला चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा उनकी इमेज के खिलाफ। अब ये सोचना पड़ेगा विपक्षी दलों को कि अब आपके सामने 2-3 तरीके की मीडिया है, किनसे आपको इंगेज करना है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि शुरुआत में अपनी बात रखते समय भी ये बात कह रहा था मैं, और अभी प्रशांत टंडन जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि आरएसएस के लोग अलग अलग मुखौटे लगा करके जो पहुंचते हैं और उनको कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट या कुछ और बनाकर बैठाया जाता है, तो ऐसे अगर लोग रहेंगे तो वहां पर कांग्रेस पार्टी भी अपने वैसे लोगों को ही भेजेगी। ये कल ट्विटर पे ट्वीट करके ये जानकारी दी गई सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राहुल गांधी 5 दिनों की विदेश यात्रा पे हैं, यूरोपीय देशों की यात्रा पे हैं, और उसमें से 4 देशों पे वो में जाने वाले हैं, लोगों से मिलने वाले हैं, छात्रों से मिलने वाले हैं। हमारे एक साथी नॉर्वे से इस कार्यक्रम को देखते हैं, वो लिख रहे हैं कि नॉर्वे में एक लिंक दिया गया कि इस कॉलेज में राहुल गांधी का लेक्चर है, और जब वो लिंक क्लिक करके गए वहां तो ऑलरेडी हाउसफुल हो चुका है। तो लेक्चर 11 तारीख को राहुल गांधी का लेक्चर है और वो हॉल हाउसफुल है। इस कार्यक्रम को देख रहे हैं मंजीत जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे नॉर्वे से। वो यही बात अभी लिख रहे थे, उन्हीं को मैं जवाब लिख रहा था कि बैड लक कि आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन बेहतर है कि नॉर्वे में यानी ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ये कार्यक्रम राहुल गांधी का है 11 तारीख को। तो लगातार, और जो यहां बता रहे हैं प्रशांत टंडन जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि कल से, हालांकि प्रशांत जी अभी 2 दिन का समय है, अभी सब लोग G20 में बिजी हैं, इसलिए अभी समय है, अभी 11 तक राहुल गांधी आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू अच्छा याद दिलाई आप, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में आप जानते हैं, और कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी इतनी बड़ी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष, इन लोगों को नहीं बुलाया गया है, जबकि तमाम लोगों को बुलाया गया है, लेकिन इन लोगों को नहीं बुलाया गया है। ये छोटी मोटी बात नहीं। मीनू जी कुछ और जोड़ रही हैं। जैकी श्रॉफ को भी बुलाया गया है, तो जैकी श्रॉफ से कम महत्वपूर्ण है खड़गे जी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अजय शुक्ला जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। ये किस ढंग की राजनीति अजय शुक्ला जी यहां चल रही है इस देश में, और जबकि एक सर्वे सामने आ रहा है, ये सर्वे ही कहें आज का जो है, उसके बाद भी चेतना नहीं। इसका मतलब एक कॉन्फिडेंस है कि 2024 में हम ही आएंगे, ऐसा है क्या? नहीं, राजनीति चली नहीं रही है साहब, मदारी का खेल चल रहा है, और मदारी का खेल ही दिखाया जा रहा है। अब मदारी का खेल बहुत देर देख लिया लोग, अब उसके बाद में अपने रास्ते और काम पर चलना चाहते हैं, और जब वो काम पर चलेंगे तो नतीजा यही होगा कि 70% लोग इन्हें नकारने के लिए बैठे, और आने दीजिए वक्त 70% लोग नकारेंगे। ये आपके चैनल पे मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और इसका आंकड़े का एक मेरा एनालिसिस है। यदि आप कहेंगे किसी वक्त टाइम देंगे तो सिर्फ इसी पर एनालिसिस कर लेंगे, तो और एक राज्य का करेंगे। साहब, जिस तरह की स्थितियां हैं, बदलाव है,
वो अभी थोड़ा सा लोगों को स्वतंत्र होने दीजिए, क्योंकि आज स्थिति ये है कि 2014 के बाद में जो लोगों को बेड़ियों में जकड़ दिया गया है, तमाम लोग बोल नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं। वो कहते हैं वक्त आने पे दिखा देंगे, और उनमें तमाम सारे भाजपा से भी जुड़े हुए लोग हैं, उनके वोटर्स भी। तो यह इस बात का संदेश जा रहा है, और जिस तरीके से है, आप खुद देखिए, आपका सर्वे चल रहा है, संभवतः आप जो बता रहे थे आज तक आ जाएगा, सुबह आपको खुद पता चल जाएगा कि 70% से अधिक लोगों ने इन्हें नकारा होगा। तो मैं ये दावे से आज कह रहा हूं, अभी रिजल्ट मैंने आपका नहीं देखा है ना, मुझे पता है 70% से अधिक लोग नकारेंगे, और आने दीजिए, अभी तो फिर भी थोड़ा सा डर है, इसलिए ये डर खत्म होने दीजिए और देखिए जिस तरह से स्थिति आने वाली, क्योंकि इन्होंने जो किया है, जो नफरत का खेल पनपाया है, जिस तरीके से सारी चीजें की हैं, उसके बाद में लोग ये नहीं चाहते हैं। लोग चाहते थे कि ठीक है, हमारे मुताबिक हो, हमारे जिस धर्म को हम मानते हैं उसको बढ़ाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, वो सब ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपना भविष्य भी देखते हैं, अपने बच्चों का भविष्य भी देखते हैं, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य भी देखते हैं, और बहुत सारी चीजें देखते हैं। और उस स्थिति में अब वो किसी मदारी के खेल में नहीं फंसना चाहते। बहुत देख लिया, मदारी के खेल पे पैसे भी लुटा दिए, अब साहब हमें अपना भी देखना है। तो कमोबेश अब ये हालात हैं, और इसके लिए अब जनता तैयार है। जी जी जी, जनता तैयार है। जरा संजय जी, आपके पास आना चाहता हूं, फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए जयशंकर जी के पास में। हेडलाइन आप कह रहे थे कैसे देखा जाए आप 2024 को? राजीव आप हेडलाइन बदलने की बात कह रहे थे, हेडलाइन बदल के यही कर दीजिए सीधे सीधे, इंडिया पटकनी देने जा रहा है एनडीए को। जी, शुरुआत हो चुकी जी जी। ये बिल्कुल राजनीति की बात हो रही थी अभी, तो मुझे ध्यान आया कि सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को कि इन विषयों पर चर्चा की जाए, तो उसके जवाब में बीजेपी की तरफ से कहा गया कि वो राजनीति कर रही हैं या संसद को राजनीति का केंद्र बनाना चाह रही है। अब संसद राजनीति का केंद्र नहीं है तो मंदिर ही होगा दूसरा। तो अब ऐसे में क्या बात की जा सकती है कि मंदिर, और मंदिर ही नहीं, वो स्टालिन किसी हॉल में लेक्चर दे रहे थे, एक विषय पे बात कर रहे थे, तो वो मुद्दा उठा लिया गया जो हिंदी में भी नहीं था, मैं पहले बोल चुका हूं। तो राजनीति का तो यह लेवल है कि संसद में राजनीति नहीं होगी, माइक बंद कर देंगे, जो बोला जाएगा उसको रिकॉर्ड से निकाल देंगे, और मंदिर में राजनीति करेंगे। या पता नहीं कितनी बार प्रधानमंत्री पूजा कर चुके हैं और कितनी बार ये कर चुके हैं। तो लोग देख रहे हैं, लोग जानते हैं, और सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि हिंदू धर्म में पूजा अकेले नहीं किया जाता है, पत्नी के साथ किया जाता है। तो वो लोग नहीं देख रहे हैं, कौन नहीं समझ रहा होगा, और लोग समझ रहे हैं। 10 साल हो गए देखते हुए, इसलिए ये हालत है। ये जो सैंपल है रिजल्ट का, आज वाले रिजल्ट का जो सैंपल है, तो जो भी रिजल्ट आया है, ये तो सबको पता था कि जो रिजल्ट होगा उसको सैंपल की तरह देखा जाएगा, और इसीलिए सब लोगों ने पूरा जोर लगाया था। तो अब जो जोर लगाया था, अगर योगी जी ने नहीं लगाया था तो वो आगे क्यों लगाएंगे, और लगाया था उसके बावजूद रिजल्ट है तो भी। दोनों स्थिति में क्या होना है वो हम लोग सब अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी काम करती रही है या नरेंद्र मोदी काम करते रहे हैं, और हम लोग ये उम्मीद जताते रहे हैं कि मोदी जी कभी विपक्ष में नहीं बैठे और कुछ कर ले जाएंगे, तो हो सकता है कि वो कुछ कर ले जाए, लेकिन वो क्या क्या कर सकते हैं इसका अब अंदाजा भी हो गया है, और उसका मुकाबला राहुल गांधी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी कह रहे थे प्रशांत जी कि वो कोई ढूंढ निकालेंगे, लेकिन राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना बढ़िया और इतना बेहतर होता जा रहा है, इतना मैच्योर होता जा रहा है कि उसमें से कुछ ढूंढ के निकालना भी जो मुद्दा बन जाए असल में, मतलब आप कुछ भी बना दीजिए, बोलते रहिए, वो अलग चीज है, लेकिन उसमें कुछ निकल के नहीं आएगा। और राहुल गांधी भी अब ये चीज समझ रहे हैं, इसलिए बहुत बढ़िया से बोल रहे हैं। बाईचांस आज मैं उनका दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी बार देखा, और मुझे लगा कि मतलब राहुल गांधी में जो